इसमें जो सेक्शंस हैं, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस में कोई डाउट? सर्कुलर मोशन का स्टडी पैकेज, thought provoking questions, solved problems is another section. और solved problem काफी सारे दे रखे हैं इसमें, nearly 20 solved problems. और ये सारे solved problem they are very much challenging and interesting as well. Objective problem level 1. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लेवल 1 में problems are there, and then objective problem level 2, क्या डिस्कस करने की इच्छा नहीं कर रही है? लेवल 3 भी है, लेवल 3 के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। सर लेवल 2 में थर्ड और फोर्थ, लेवल 2 में थर्ड और फोर्थ, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चलिए पहले लेवल 2 का थर्ड एंड फोर्थ का डालते हैं। Third problem. The equation of motion of particle moving on a circular path of radius r. Radius r is 200 meter and the equation of motion is 18t plus 3t square plus 2t cube, where s is the total distance covered from the straight point in meters at the end t. The maximum speed of the particle. The motion of particle is given by, where s is total distance traveled from point in the meters at the end. The maximum speed of the particle will be. अब इसमें डिस्टेंस दे रखा है, तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगा, स्पीड आएगा। इनफैक्ट दिस इज माइनस 3t स्क्वायर, स्पीड, दिस इज डिस्टेंस, सो स्पीड वुड बी ds बाय dt, और ds बाय dt को मैं कहूंगा 18 minus 60, 18 plus 60 minus 60, this is 60 square. This is the speed,
because this is a distance and d by dt of distance would be speed. अब उन्होंने पूछा मैक्सिमम स्पीड. फॉर मैक्सिमम स्पीड d by dt of speed must be 0. This is the maximum condition. अब d by dt of speed निकाल लेते हैं पहले. d by dt of speed would be 0 plus 6 minus 12t. And this thing must be 0. For max speed, 6 minus 12 t naught must be 0, or t naught would be equal to 1 by 2. इस समय पर मैक्सिमम स्पीड होगी. अब इस मैक्सिमम स्पीड के लिए मैं लिख देता हूं 18 plus 6 t naught minus 6 t naught square, or this is 18 plus 16 into 1 by 2 minus 6 into 1 by 4, and this would be the maximum speed. 18 plus 3 minus 1.5, that is some 19.5 meters per second. Truthfully speaking, इसका मुझे सर्कुलर मोशन से तो कोई मतलब दिख ही नहीं रहा है. बस सर्कुलर पाथ में मूवमेंट हो रहा है, पर सर्कुलर पाथ में कंसेप्ट तो ऐसे कैसे रहेंगे स्पीड के साथ. सिर्फ यही कहना है उनका. A point moves along arc of a circle of radius r. This arc of a circle and its radius is r. Its velocity varies as a root s, where a is a constant. The angle alpha between the vector of total acceleration and velocity vector is given by. Oh, now this is an interesting problem. इसमें उन्हें टोटल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल की कंडीशन पूछी है, और एक पॉइंट है, इट्स मूव अलोंग आर्क, दिस इज एन आर्क एंड इट्स रेडियस इज आर. इस पर पार्टिकल की वेलोसिटी और वो इस तरह से वेरी करती है, दिस ए root s, here is a constant, and angle alpha is between the total acceleration and the velocity. देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं. If this is the velocity or this is the speed, then what is the acceleration? Tangential acceleration is d by dt of the tangential velocity. So this is, I will say, here velocity is given in terms of displacement. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं dv by ds into ds by dt. ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. दिस इज ds by dt is v into dv by ds, और dv by ds इधर से लिखा जा सकता है. dv by ds मैं इधर से लिख देता हूं a और रूट s का जो डिफरेंशियल होता है, दैट इज 1 by 2 root s.
दिस इज dv/ds। तो इधर से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मेरे पास में आ गया। v की जगह पर मैं लिख देता हूं a√s और dv/ds की जगह पर लिख देता हूं मैं a/2√s। रूट s कैंसिल, ये हुआ a²/2। दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। किसी भी समय पर पार्टिकल जब इधर है कहीं पर, तब उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन। अब रेडियल एक्सीलरेशन लिख देता हूं। रेडियल एक्सीलरेशन इज v²/r। v² की जगह a²s/r। दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, यह रेडियल एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन उसका इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज द नेट एक्सीलरेशन, इन दोनों का वेक्टर सम। अब उन्हें क्या पूछा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक और बार देखते हैं। द एंगल अल्फा बिटवीन वेक्टर ऑफ टोटल एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन। अब एंगल अल्फा इज एंगल बिटवीन टोटल एक्सीलरेशन। यह तो है टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर वो टेंजेंशियल होगा। एंड एंगल अल्फा इज एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो यह एंगल अल्फा हुआ। अब इस एंगल अल्फा के लिए मैं कहता हूं tan अल्फा इज AR/AT। AR/AT। So tan alpha is a²s/r। ये तो AR हुआ, और AT है a²/2। So tan alpha is 2s/r, or alpha is tan inverse of 2s/r। In this manner, we'll solve this problem. चलिए मैं आपको 7 दिन का समय और देता हूं। HCV की जो मैंने आज डाउट सॉल्व करवाया, उनको भी एक बार देखना है, HCV बुक को पूरा सॉल्व करना। और कोई डाउट्स आते हैं तो वह पूछो। इसी स्टडी पैकेज को मैं एक और बार उठाऊंगा। कोई और डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, लेवल 3 का 8। और कोई हो तो फटाफट और बोली दो। AFP में सेकेंड, फोर्थ और चलिए पहले इतने करते हैं। लेवल 3 का 8 पहले करते हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, साफ करने वाला हूं। हाँ, लेवल 1 का 14 एंड 15। ठीक है, पहले पर मैं अब जो लिखे हुए हैं पहले वह सॉल्व करूंगा, फिर आपके और डाउट ले लूंगा। आई थिंक विल फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम। अगले संडे को अवश्य कराऊंगा। और भी पहले लेवल 3 का 8। A frictionless wire is fixed between A and B inside a sphere of radius r. The ball slips along the wire
the time taken by the ball to slip from A to B will be. हाँ, अरे पहले अब जो लिखे हुए पहले अब इनको सॉल्व करूंगा, इसके बाद समय बचेगा तो this is a circular wire, this is point A और यह वर्टिकल, यह पॉइंट O और इधर एक वायर बांध दिया है पॉइंट B और इस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है. A frictionless wire is fixed between A and B inside a sphere of radius r. A small ball slips along the wire. The time taken by the ball to slip from A to B. अब देखिए यह एंगल थीटा, लेंथ ऑफ वायर हमें लिखना होगा किसी भी समय पर इस पर वेट mg और इस mg के दो कंपोनेंट, एक यह और एक यह. दिस एंगल वुड बी थीटा and this component would be mg cos theta and this component would be mg sin theta. हम कहेंगे mg cos theta कंपोनेंट की वजह से यह पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा और इधर से हमें यह आ जाएगा एक्सीलरेशन इज g cos theta और यह कांस्टेंट है. जी cos थीटा से यह नीचे एक्सीलरेट करेगा. अब लेंथ ऑफ वायर हमें डिटरमाइन करना है, जो कि बड़ी आसानी से डिटरमाइन करा जा सकता है. हम इस पॉइंट को जिससे जोड़ दें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह 90 डिग्री होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बिकॉज दिस एंगल वुड बी ऑलवेज 90 माइनस थीटा. और फिर हम लिख सकेंगे द लेंथ ऑफ दिस वायर इज L अपॉन 2r. L upon 2r is cos theta. L upon 2r is cos theta. And this is the distance traveled. एक्सीलरेशन दे रखा है जो कि कांस्टेंट है. डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यह इक्वेशन लगा देता हूं. L इज इक्वल टू 2r cos थीटा. तो L की जगह मैंने वहां डिस्टेंस ट्रेवल गलत लिख दिया भाई. ये cos थीटा में मुझको डिस्टेंस ट्रेवल नहीं लिखना है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू L. L is 2r cos theta and this is distance traveled. और फिर वही इक्वेशन S is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर. S की जगह पर मैं लिख देता हूं 2r cos theta. U की जगह पर 0 इंटू t प्लस हाफ. A की जगह पर g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर. cos थीटा कैंसिल्ड.
टी स्क्वायर इक्वल टू 4r by g, or t is under root of 4r by g, or t is 2 root of r by g. This is the answer. लेवल 3 का 8th प्रॉब्लम. अब हम पीएफटी का सेकेंड प्रॉब्लम पहले करेंगे. इसे ध्यान से देख लीजिए.